नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का ऊर्जा के स्रोत इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। निम्नलिखित में ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है पवने, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, इसमें क्या क्या परेशानियां हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पवन के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा की निम्नलिखित सीमाएं हैं। इसके संयंत्र उसी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां साल भर तीव्र हवा चलती हो। पवन ऊर्जा संयंत्र है उसी स्थान पर लगाया जाता है, स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष भर सालों भर तेज गति से हवा चलती हो, और दूसरे स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है। पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित जहाँ करेंगे उसके लिए बहुत बड़े जगह की आवश्यकता होती है, बहुत बड़े जमीन की आवश्यकता होती है। इसके संयंत्र स्थापित करने में अत्यधिक पूंजी लगते हैं। तो पवन ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित करने में, पवन ऊर्जा प्लांट जो लगाते हैं उसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। टरबाइनों की गति बनाए रखने के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। ये तो सबसे वीवीआई लाइन है कि वहाँ जो चक्की लगे होते हैं उसको घुमाने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए हवा की गति कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होना चाहिए। इससे कम रहेगा तो टरबाइन गति ही नहीं करेगा, गति नहीं करेगा तो पवन ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके संयंत्र का रखरखाव उच्च स्तरीय होने चाहिए, यानी इसके रखरखाव की, इसको अच्छा से रखरखाव करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक खर्च का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे पवन ऊर्जा की सीमाएँ हैं, इसे अच्छा से पढ़ लीजिए। अब आगे देखते हैं तरंग ऊर्जा की क्या क्या सीमाएं हैं। तरंग ऊर्जा की निम्नलिखित सीमाएं हैं। तरंग ऊर्जा का उत्पादन वहीं हो सकता है जहां तरंगें बहुत प्रबल होती है। तो तरंग ऊर्जा वहीं उत्पादन कर सकते हैं जहां पे तरंगें बहुत प्रबल होती है, जहां बहुत शक्तिशाली होती है। इससे लगातार एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो तरंग ऊर्जा का प्रयोग कर लगातार हमेशा कंटिन्यू एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका प्रारंभिक लागत रखरखाव का खर्च अधिक है। तो तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो यंत्र लगाए जाते हैं उसके लिए शुरुआती लागत, प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होता है, फिर उसका रखरखाव का भी खर्च बहुत अधिक लगता है। इसका उत्पादन तकनीकी दृष्टि से कठिन है। तो इसका उत्पादन करना भी थोड़ा कठिन है, ये टेक्नोलॉजी के अनुसार, यानी इसका तकनीकी दृष्टि से इसे उत्पादन, तरंग ऊर्जा उत्पादन करना थोड़ा कठिन है। इसकी दक्षता निम्न होती है। तो तरंग ऊर्जा का जो दक्षता होता है बहुत कम होता है। तो ये तरंग ऊर्जा की कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। अगला है ज्वार भाटा। तो चलिए अब ज्वार भाटा की क्या क्या सीमाएं हैं इसका देखते हैं। ज्वार भाटा ऊर्जा की निम्नलिखित सीमाएं हैं। ज्वार ऊर्जा का दोहन संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है, पर ऐसे क्षेत्र बहुत कम है। तो यहाँ बता रहा है कि ज्वार ऊर्जा का उत्पादन जो किया जाता है तो संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है, लेकिन समुद्रों में, महासागरों में ऐसे संकीर्ण क्षेत्र बहुत ही कम है, जिसके कारण अधिक मात्रा में ज्वार ऊर्जा प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। इसके प्लांट की लागत अधिक है। तो ज्वार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो संयंत्र स्थापित किए जाते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, उसका लागत बहुत अधिक है, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ज्वार आने की आवृत्ति कम है। तो ज्वार भाटा जो आता है उसकी संभावना बहुत कम है, इसीलिए अधिक ऊर्जा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। दक्षता बहुत कम है। तो कभी कभार ज्वार भाटा आते हैं, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है उसकी दक्षता बहुत कम होती है, यानी बहुत कम हम लोग ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पवन ऊर्जा की कमी के बारे में पढ़े, ज्वार ऊर्जा के कमी के बारे में पढ़े, तरंग ऊर्जा की कमी के बारे में पढ़े। इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।